हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से मोतीलाल ओसवाल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे कंपनी के। एंड अब कॉन कॉल में देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग किस तरीके से रही है, फ्रेश फ्लो कैसा आ रहा है इस कंपनी के अंदर, एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसे लगती है इसके स्टॉक के अंदर। मोतीलाल ओसवाल का हमने जब रिजल्ट डिस्कस किया था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में अपने मॉडल को ट्रांजिशन किया है ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोतीलाल के बिजनेस को समझने का, इसके आउटलुक को समझने का। बिकॉज ये जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल, ये लास्ट 20-30 ईयर से एक ट्रेडिशनल ब्रोकर की तरह इनका मॉडल रहा है इस इंडस्ट्री में। ब्रोकिंग इनका मेन बिजनेस रहा है। तो उसमें कंपनी करती क्या थी कि क्लाइंट ऑनबोर्ड किया आपने, देन आपका मेन फोकस, मेन पर्पस ये है कि उस क्लाइंट से आपको ट्रेडिंग करवानी है। जितना ज्यादा वो क्लाइंट ट्रेड करेगा, F&O में काम करेगा, कैश में काम करेगा, इंट्राडे करेगा, उतना ज्यादा आपका ब्रोकिंग का इनकम आएगा। सो ये सिंपल सा एक अर्निंग सोर्स हो जाता है एक ब्रोकर का। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा है कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल्स इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, उन्होंने पूरे तरीके से डिसरप्ट किया है इस इंडस्ट्री को। मार्केट शेयर जो है वो ट्रेडिशनल ब्रोकर से शिफ्ट होकर के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास में है। आज अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो टॉप ब्रोकर्स हैं वो कौन से हैं, सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको दिखेंगे। ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारे टॉप ब्रोकर्स हैं, टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिजिटल ब्रोकर्स हैं। एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर जो है वो मार्केट शेयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली लूज होता जा रहा है। बिकॉज आज के टाइम पे क्लाइंट का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो गया है, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसको सिर्फ ऐसा कोई अपना आरएम या डीलर नहीं चाहिए जो उसको फोर्सफुली ट्रेडिंग की तरफ लेकर के जाए या उसका एक तरीके से उसको डीलिंग में हेल्प करे। उसको एक पूरा फाइनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए, उसको अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है उसका एक एक वन सॉल्यूशन चाहिए उसको। सो इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट वहां पे सबसे ज्यादा आती है। एंड मोतीलाल ने पिछले कुछ टाइम में यही काम किया है इन्होंने। अगर आप लास्ट 1-2 ईयर से इस कंपनी को फॉलो करोगे तो ब्रोकिंग की तरफ से इन्होंने स्विच करके ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया है। एंड कंपनी का अगर आप सस्टेनेबिलिटी भी देखोगे रेवेन्यू में तो वहीं से आएगी। बिकॉज अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट रिटेंशन होना चाहिए। अगर आपका ब्रोकिंग का मॉडल है तो क्लाइंट रिटेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपका वेल्थ मैनेजमेंट का मॉडल है तो क्लाइंट रिटेंशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये काम किया है इस कंपनी ने लास्ट कुछ ईयर्स में। एक सस्टेनेबल ग्रोथ आप देखोगे। एंड ये भी एक बड़ा रीजन है कि मार्केट ने क्यों इसके स्टॉक को इतने अच्छे से रिवॉर्ड किया है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। बिकॉज जैसे ही आप एक वेल्थ मैनेजर बन जाते हो, आपके रेवेन्यू की, आपके अर्निंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वरना ब्रोकिंग में तो आपको वही सिंपल सा गेम है कि हर 3-6 महीने के बाद आपको नया क्लाइंट ढूंढना है। जिस दिन नया क्लाइंट आना बंद हो गया या कम हो गया, आपका ग्रोथ भी गिरेगा, आपका प्रॉफिट भी गिरेगा और मार्जिन भी जाएगा। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में आपका अगर फ्रेश क्लाइंट आना कुछ टाइम के लिए कम भी हो जाता है, स्टिल ओवरऑल जो आपके रेवेन्यू पे इंपैक्ट है उसका वो इतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो ये एक पूरा ट्रांजिशन रहा है इस कंपनी का। एंड इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट हम इनके कंपनी के अर्निंग्स पे भी देखते हैं लास्ट कुछ टाइम के अंदर। मतलब हर एक साल में आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60-70-80% से ग्रो किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है इनकी जर्नी का। रिजल्ट इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे थे अगेन Q2 के अंदर। कॉन कॉल में अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का किस तरीके का गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स के लेकर के। मोतीलाल का अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर का नेटवर्क देखोगे तो 2100 से ज्यादा इस कंपनी के पास में रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। ये इंटरनल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, मतलब जो इनके खुद के एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा 9400 से ज्यादा इनके पास एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स की टीम है। एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर क्या है, वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, वो एक तरीके के मेरे मेरे सब ब्रोकर हैं, या जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एसोसिएट होते हैं जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे मेरे साथ काम करते हैं। सो उसका नेटवर्क 9400 से ज्यादा है इस कंपनी के पास में। 2500 से ज्यादा लोकेशंस पे कंपनी की प्रेजेंस है। इंडिया के 98%, ऑलमोस्ट 98% पिन कोड्स के ऊपर मोतीलाल की प्रेजेंस है। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है इस कंपनी का। बिकॉज जब आप मोतीलाल को कंपेयर करोगे नुवामा के साथ में या आनंद राठी के साथ में, सो उन कंपनी का जो फिजिकल प्रेजेंस है वो अभी काफी कम है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल क्योंकि लास्ट 30-40 ईयर से ब्रोकिंग बिजनेस में था, तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर अपने ब्रांचेस वगैरह या इनके जो सब ब्रोकर्स हैं उसके नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। और आज के टाइम पे इसका एडवांटेज ये मिलता है मोतीलाल को कि इनको कोई भी नए प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, लेट्स से इनको अगर कोई नया पीएमएस लॉन्च करना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी से फ्लो जाता है इनके लिए। बिकॉज पैन इंडिया प्रेजेंस है,
98% पिन कोड्स पे जैसे हमने डिस्कस किया अवेलेबिलिटी है। सो हर एक ब्रांच पे इनकी जो प्रोडक्ट को है वो प्रमोशन मिलता है, तो इसलिए इनको ग्रोथ में काफी अच्छी उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देन इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में इन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है, और इसमें आपके ब्रोकिंग वाले बिजनेस भी आता है। इन्होंने कुछ टाइम पहले क्या किया कि अपना जो ब्रोकिंग का बिजनेस है उसको वेल्थ मैनेजमेंट में एक तरीके से मर्ज कर दिया। तो ये जो 2 लाख क्लाइंट्स आप देख रहे हो इसमें ब्रोकिंग के क्लाइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। कंपनी का मार्केट शेयर अगर हम कैश सेगमेंट के अंदर देखते हैं ब्रोकिंग में, तो ऑलमोस्ट 8% का मार्केट शेयर है कंपनी का। 85 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है इसमें। और अगर आप F&O में कंपनी का मार्केट शेयर देखोगे तो 9% का मार्केट शेयर है। दोनों ही सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में जो मोतीलाल ओसवाल है वो एटलीस्ट अपने मार्केट शेयर को कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट कर पा रहा है, और थोड़ा बहुत ग्रोथ भी आ रही है उनके मार्केट शेयर के अंदर। फिर इनका जो एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। 64% का रेवेन्यू ग्रोथ, 68% का पैट ग्रोथ आया इस क्वार्टर के अंदर। और इनका अगर आप AUM देखोगे एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, सो कंपनी कह रही है कि हमारे हर एक स्कीम, चाहे हमारा PMS हो, म्यूचुअल फंड हो या AIF हो, हर एक स्कीम ने अपने बेंचमार्क को तो आउट परफॉर्म किया ही है, प्लस उसके साथ अपनी कैटेगरी में वो टॉप क्वार्टाइल में रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप मनी कंट्रोल पे जाओगे या किसी भी म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां पे आपको क्या शो किया जाता है कि इस पर्टिकुलर फंड ने लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, उन फंड्स को हाईलाइट किया जाता है। सो मोतीलाल कह रहा है कि हमारे मोस्टली जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब ने अपनी कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को तो आउट परफॉर्म किया ही है, प्लस वो अपनी पूरी कैटेगरी के अंदर टॉप क्वार्टाइल के अंदर आते हैं, यानी टॉप 25 रैंक में आते हैं वो। तो जब भी आप इनका रिटर्न चेक करोगे लास्ट 1 वीक में, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में, हर एक पैरामीटर पे आपको जो मोतीलाल के फंड्स हैं, ज्यादातर फंड्स वो आपको टॉप क्वार्टाइल के अंदर मिलेंगे। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि एज एन इन्वेस्टर जब भी मैं कोई नया फंड में इन्वेस्ट करने को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि हर एक कैटेगरी में मुझे एक ही AMC का नाम दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल के फंड मुझे हर एक कैटेगरी में दिख रहे हैं, सो बहुत ऑब्वियस बढ़ जाता है कि मैं जो फ्रेश पैसा डालने वाला हूं वो इनके किसी भी स्कीम के अंदर डालूंगा, बिकॉज ये मुझे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह हर एक कैटेगरी में टॉप क्वार्टाइल में दिख रहा है। सो ये बहुत इंपैक्ट करता है कि आपका फ्रेश फ्लो कैसा आएगा इंडस्ट्री से। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ है कि इनका जो टोटल अगर आप फ्रेश फ्लो देखोगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, तो 18,000 करोड़ का रहा है, यानी 18,000 करोड़ से भी ज्यादा फ्रेश पैसा इनके पास आया इनके स्कीम्स के अंदर सेकंड क्वार्टर के अंदर। और इसमें ग्रोथ कितनी है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 346% की ग्रोथ है। मतलब लास्ट ईयर लगभग 4,000 5,000 करोड़ का नंबर था, इस साल फ्रेश फ्लो इनका बढ़ करके 18,000 करोड़ का हो गया है, यानी 4 to 5 टाइम की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, बिकॉज रिटर्न आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेचना भी आसान है और इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्ट होना भी बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है उसकी। SIP वाला बुक अगर आप देखोगे, सो ऑलमोस्ट इनका 14 लाख के आसपास SIPs आई हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर, और इनका टोटल SIP का बुक है 17,600 करोड़ के आसपास, जिसमें से 1800 करोड़ फ्रेश पैसा आया इनके पास सिर्फ सेकंड क्वार्टर में। यानी मेरे टोटल SIP का जितना बुक है उसका 10% सिर्फ मैं एक क्वार्टर में ही ऐड कर पा रहा हूं। तो ये अगेन मुझे शो करता है कि फ्रेश फ्लो कितना स्ट्रांग है मेरे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर। और जब इतना अच्छा ग्रोथ आएगा तो ऑफकोर्स आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। इनका पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो फ्रेश म्यूचुअल फंड सेल्स हुआ है उसमें इनका मार्केट शेयर 1.4% से बढ़ करके 4.4% पे आ गया, यानी 1.5% से 4.5%। SIPs में जितनी भी कंपनीज करती है, सो SIP में इनका मार्केट शेयर 1.4% से बढ़ के 2.6% आ गया। दोनों कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। देन इनका जो प्राइवेट वेल्थ वाला डिवीजन है उसमें टोटल RM का बेस देखोगे आप अगर, तो 585 रिलेशनशिप मैनेजर्स है कंपनी के पास में। 28% से ये नंबर इंक्रीज हुआ है, बहुत एग्रेसिव हायरिंग कर रही है कंपनी। और अगर आप इनके RM का विंटेज देखोगे, सो 72% इनके पास RM ऐसे हैं जो लास्ट 3 इयर्स में जिन्होंने ज्वाइन किया है कंपनी को। सिर्फ 28% RM ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा के टाइम से इस कंपनी के साथ में है। इसका मतलब ये है कि इन RM के ऊपर अभी कॉस्ट ज्यादा जारी है, और जैसे जैसे इन RMs की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इनका कॉस्ट कम होना शुरू होगा, कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होगा, यानी बॉटम लाइन में उस पर और एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। फिर इनका जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, दोनों में अच्छा ग्रोथ है। 52% का रेवेन्यू है, 45% का पैट ग्रोथ है।
और ये जो फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ है Q1 प्लस Q2, सो टोटल 22 डील्स इन्होंने कंप्लीट करी है फर्स्ट हाफ में। मैनेजमेंट कह रहा है कि सेकंड हाफ के लिए फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में मल्टीपल डील्स हमारे पास पड़ी हुई है, यानी 22 अगर फर्स्ट हाफ में था तो हमारे पास 44, 80, 90 इस तरीके की डील्स हमारे पास, डील की पाइपलाइन अवेलेबल है सेकंड हाफ के लिए। सो इस बिजनेस का जो ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाफ के अंदर भी। होम फाइनेंस यही एक ऐसा बिजनेस है जो मोतीलाल के लिए स्ट्रगल कर रहा है काफी टाइम से, इसमें कुछ खास ग्रोथ वगैरह आई नहीं है। इनका आरएम बेस बहुत एग्रेसिव से बढ़ा रही है कंपनी, पूरी टीम चेंज करी है इन्होंने, नए सीईओ को अभी लेके आए हैं। सो टोटल आरएम बेस है 1050 का, 68% इनका आरएम बेस इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इसकी वजह से आपका कॉस्ट टू इनकम भी बढ़ गया है। सो ये वाला जो बिजनेस है वो ऑफकोर्स अभी हाई पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहा है इनके लिए। देन इनके जो को फाउंडर हैं रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने एक स्टडी शेयर करी है जिसमें उनका कहना है कि इंडिया का क्यूमुलेटिव हाउस होल्ड सेविंग अगर आप देखोगे तो ये नंबर अभी $14 ट्रिलियन से बढ़ करके नेक्स्ट 25 इयर्स में 126 ट्रिलियन डॉलर पे जाएगा नेक्स्ट 25 इयर्स के अंदर। सो इतनी हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी लगती है इस इंडस्ट्री के अंदर। और उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर कहां पे आएगा? सेविंग्स के अंदर, एक्विटीज के अंदर, अल्टरनेट के जो एआईएफ होते हैं आपके उसके अंदर। सो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वेल्थ का वो ओवरऑल काफी बढ़ने वाला है अगले 20-25 ईयर्स के अंदर। देन मोतीलाल के रेवेन्यू मिक्स में जो रेकरिंग रेवेन्यू है उसका शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, एंड मैनेजमेंट का कहना है कि इसके दो सबसे बड़े सेगमेंट है जहां से हमारा रेकरिंग रेवेन्यू का फ्लो बढ़ रहा है। पहला तो एसेट मैनेजमेंट एएमसी वाला, और दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस। इनका वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर एक ब्रोकिंग का बिजनेस है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। सो कंपनी कह रही है कि इन दोनों ही सेगमेंट के अंदर जितने भी फ्रेश फ्लो आ रहे हैं हमारे पास, फ्रेश पैसा जितना भी आ रहा है वो मेजरली रेकरिंग रेवेन्यू के अंदर आ रहा है। दो तरीके के रेवेन्यू होते हैं, एक होता है रेकरिंग रेवेन्यू, एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू। रेकरिंग रेवेन्यू का मतलब यह है कि मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजा क्लाइंट को जिसका इनकम जो है वो मुझे हर साल आएगा या अगले कुछ सालों तक आएगा, 5 ईयर 10 ईयर तक आएगा। और ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू क्या है? जैसे कि ब्रोकिंग, मैंने आज मतलब क्लाइंट ने आज ट्रांजैक्शन किया और आज ही मुझे उसका ब्रोकरेज आ गया, अब फ्यूचर में उसका रेवेन्यू नहीं आना है। फ्यूचर में अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए तो वो प्रोडक्ट मुझे फिर से बेचना पड़ेगा। सो अगर आप समझो तो एक वेल्थ मैनेजर के लिए क्या अच्छा है? रेकरिंग रेवेन्यू जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो इनका रेकरिंग रेवेन्यू का शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। देन वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में अगर आप इनका रेवेन्यू शेयर देखोगे तो इनका जो डायरेक्ट ब्रोकिंग का बिजनेस है उससे, और जो इनडायरेक्ट मतलब जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है उससे, दोनों से रेवेन्यू 50-50% आता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है उससे 60% प्रॉफिट आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सब ब्रोकर वाले बिजनेस में इनको ऑफिस वगैरह सेटअप नहीं करना पड़ता है, वो सारा इनके सब ब्रोकर का होता है। हाँ, प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्लाइंट को सर्विस देना, क्लाइंट का ट्रांजैक्शन कराना, उससे फॉलोअप लेना, सेल्स करना, ये सारा काम इनके सब ब्रोकर्स करते हैं। बट इनको प्रॉफिट शेयरिंग होती है उससे, तो इसलिए उसका जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है वो 60% के आसपास है। देन होम फाइनेंस वाले बुक के अंदर अगर हम देखें तो इनका 100% सिक्योर्ड बुक है, अफोर्डेबल होम लोन देती है ये कंपनी। होम लोन के अलावा कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है, आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और ये 3 प्रोडक्ट है। 78% जो बुक है वो आपका होम लोन का है, एंड उसके अलावा 9% जो बुक है कंपनी का वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का है, और बाकी का आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन इस बुक में यील्ड कम हुई है। यील्ड क्यों कम हुई है? बिकॉज रिटेल वाला जो पार्ट है उसका शेयर बढ़ गया, टोटल एयूएम में 78% से 82% हो गया। और रिटेलर्स मतलब जो रिटेल को अगर आप होम लोन देते हो तो उस पर यील्ड आप कम चार्ज करते हो, लेकिन अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हो या कंस्ट्रक्शन फाइनेंस दे रहे हो तो उस पर यील्ड आप ज्यादा चार्ज करते हो। सो यही रीजन है कि रिटेल का शेयर बढ़ गया टोटल एयूएम में, इसलिए इनका यील्ड वगैरह कम हुआ है इस बुक के अंदर। देन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट अगर हम देखें तो मोतीलाल कह रहा है कि इंडिया के ऑलमोस्ट जो सारे टॉप बैंक्स हैं वो आज के टाइम पे मोतीलाल के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन इनका कहना है कि जो मेजर ग्रोथ आ रही है हमारे एएमसी वाले बिजनेस से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आ रही है डिजिटल चैनल से। सो इनका कहना है डिजिटल चैनल ऑलमोस्ट डबल हो गया है हमारे लिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस इससे हमको एडवांटेज क्या हो रहा है कि कई ऐसे स्टेट्स, कई ऐसे सिटीज थे जहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन डिजिटल चैनल के थ्रू वहां से भी हमारा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है। तो ये वाला चैनल हमारे लिए बहुत बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है।
देन एक और रीजन इन्होंने बताया कि क्यों इनके एएमसी बिजनेस में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हम बहुत सारी कैटेगरीज में प्रेजेंट नहीं थे पिछले पिछले कुछ टाइम में, एंड लास्ट अगर आप 15 मंथ्स देखोगे तो लास्ट 15 मंथ्स में हमने उन सारी कैटेगरीज में ऑलमोस्ट नए फंड्स लॉन्च किए हैं। जैसे इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में एक फंड लॉन्च किया है, स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में, मल्टी कैप कैटेगरी में इन्होंने अपने फंड्स लॉन्च किए हैं लास्ट 15 मंथ्स के अंदर। प्लस कंपनी कह रही है कि सेक्टोरल फंड हमारा एक भी नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक डिफेंस फंड लॉन्च किया था, और अभी आई थिंक इनका रिसेंटली एनएफओ चल रहा है, कैपिटल मार्केट के ऊपर एक फंड लेकर के आए हैं। सो कंपनी कह रही है कि पहले हमारा एक भी सेक्टोरल फंड नहीं था, आज के टाइम पे हमारे 3 सेक्टोरल फंड जो है वो लाइव हैं, प्लस कुछ और फंड्स के लिए हमने एप्लीकेशन वगैरह कर दिया है। सो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हमने हमारा कवरेज यूनिवर्स बढ़ाया है, बिकॉज जितनी ज्यादा कैटेगरीज में हमारे फंड होंगे प्लस उसके ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस होगी, उतना ज्यादा हमको ट्रैक्शन मिलेगा इन्वेस्टर से। सो ये 2-3 रीजन है कि क्यों इतना सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला है हमको इनके एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि जो हमारा सितंबर का क्वार्टर है यानी Q2 जो है, ये Q1 से बेटर रहा है, और Q2 के बाद जो अक्टूबर का स्टार्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ओवरऑल सेल्स बहुत अच्छी हुई है। पर्टिकुलरली इनका कहना है कि जो अल्टरनेट वाला सेगमेंट है, एआईएफ वाला जो सेगमेंट है, उसमें 1000 करोड़ की सेल करी है हमने सिर्फ अक्टूबर मंथ के अंदर। तो एक तरीके से इन्होंने ये हिंट दिया है कि Q3 और सेकेंड हाफ में भी बहुत सॉलिड ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। प्लस इनका कहना है कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हमारे बैंकिंग चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, डिजिटल चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे खुद के एम्प्लॉयज हैं, देन इसके साथ में हमारा एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स हैं। सो ये जितने भी चैनल्स हैं अभी इनमें बहुत फ्यूल बाकी है, हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ता जा रहा है, नए नए सेगमेंट्स में हम एंटर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप देखोगे कि इसमें और अच्छा ग्रोथ आएगा, ये सारी चीजें प्ले आउट होगी हमारे लिए। तो ये एक तरीके का आउटलुक काफी अच्छा दिया है मैनेजमेंट ने। देन B30 अगर आप इनका देखोगे तो 20% है। B30 क्या होता है? सो बेसिकली सेबी ने एक तरीके से कैटेगराइज किया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टॉप 30 सिटी, इंडिया के टॉप 30 सिटीज को छोड़ करके जो बाहर से आपके पास जितना भी AUM आता है वो B30 कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो मोतीलाल का 20% जो AUM है वो B30 से आता है। फिर इनका अगर आप RM बेस देखोगे तो प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस के अंदर इनका 585 टोटल RM बेस है। मैनेजमेंट कह रही है कि इसको हम ईयर एंड तक 700 तक लेकर के जाएंगे, तो हायरिंग इनका कंटिन्यू चलेगा। अब ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें तो ब्रोकिंग बिजनेस में इनका जो 60% रेवेन्यू है वो आता है कैश सेगमेंट से, और बाकी का जो 40% है वो इनका F&O वगैरह से आता है। सो इनका कहना है कि ये थोड़ा सा हमको बेटर सिचुएशन में प्लेस करता है हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। प्लस कंपनी कह रही है कि अगर कैश वॉल्यूम, मतलब कैश वॉल्यूम में तो हम कुछ डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कैश का वॉल्यूम तो चलता रहेगा। F&O में अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता भी है, जो सेबी के अभी रिसेंटली जो रेगुलेशन वगैरह चेंज हुए हैं F&O को लेकर के, सो उस पर कंपनी का कहना है कि इस वजह से वो हमको एक तो बेटर सिचुएशन में प्लेस करता है। प्लस एक और चीज उसमें इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी से पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हुआ है दूसरे इंडेक्सेस की तरफ। तो एक हमको ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि वॉल्यूम में इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, मे बी जो ट्रेडर्स हैं वो अपना अल्टरनेट ढूंढ लेंगे, उसका बैंक निफ्टी की जगह कोई और इंडेक्सेस में वो ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, सेम जैसा थोड़ा बहुत एंजल वन की मैनेजमेंट ने भी कहा था। तो कंपनी कह रही है कि उसका हमें टोटल इंपैक्ट देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसा रहता है। रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको समझना पड़ेगा कि क्या रिटेलर बिल्कुल ही ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं या फिर वो कोई और अल्टरनेट चूज कर रहे हैं। सो आने वाले क्वार्टर में उस पर बेटर क्लैरिटी हमको मिलेगी। देन कंपनी कह रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टीम को डबल करना चाहते हैं। अभी करंटली 400 मेंबर की टीम है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कंपनी इसको डबल करने का प्लान कर रही है। इनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में हमारा जो रेकरिंग रेवेन्यू है प्लस जो हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू है, दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, वाई लेवल पे दोनों डबल हुए हैं। सो इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का। प्लस ये होना भी इसलिए चाहिए बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है वो आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू ज्यादा लेकर के आता है, ब्रोकिंग में आपका ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा बिजनेस देखोगे उसमें 15% कंट्रीब्यूशन आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से, और इसकी वजह से जो ब्रोकिंग का रेवेन्यू शेयर है वो घटता जा रहा है। ये किस लिए जरूरी है? बिकॉज अगेन वही रेवेन्यू की सस्टेनेबिलिटी आपकी ये बढ़ाता है। तो कंपनी इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे फोकस कर रही है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में इनका कहना है कि जो आरएम की हायरिंग है वो काफी ज्यादा करी है हमने लास्ट कुछ टाइम के अंदर। अभी हमारा फोकस ये है कि उन आरएम्स की हम ग्रूमिंग करें, उनको प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज करें। सो इनका कहना है कि फर्स्ट ईयर में
ऑन एन एवरेज हमारे आरएम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 1 से लेकर के 1.5 टाइम पे होती है। लेकिन जैसे वो आरएम 3 ईयर तक हमारे साथ रहता है सिस्टम के अंदर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ करके 3.5 टाइम तक चली जाती है। तो इनके अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि 72% ऐसे आरएम है जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर ज्वाइन हुए हैं। सो जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ेगा, उनका विंटेज बढ़ेगा, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, 3 टाइम 4 टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी आएगी। वो ज्यादा क्लाइंट मैनेज करेंगे, ज्यादा एयूएम मैनेज करेंगे, जिससे इनका कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होगा। सेम थिंग हमने नोवामा के उसमें भी डिस्कस किया था। सो इनका भी इससे क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ने का चांस बन जाता है। देन कंपनी कह रही है कि जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं हमारे एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, सो एग्जैक्ट नंबर तो हम गाइड नहीं कर सकते रेवेन्यू टर्म्स में, लेकिन एक हमने आपको आइडिया दे दिया है कि हमारा एसआईपी में मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हमारा ग्रॉस सेल्स में मार्केट शेयर बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम हम हमारी इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंटरनल सेल्स के मेंबर्स और हम ऐड कर रहे हैं, और हमारा डिजिटल चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये ऑलरेडी एक आपको डायरेक्शन देता है कि नेक्स्ट हाफ के अंदर किस तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस से। देन जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है उसमें कंपनी यही कह रही है कि ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है हमको, एआरआर रिकरिंग रेवेन्यू से भी, ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू से भी। तो फोकस अभी उसी पे है कि उनकी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज किया जाए। एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में कंपनी कह रही है कि अभी भी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पे हमारे स्कीम्स अवेलेबल नहीं है उन कैटेगरीज में। तो अगले कुछ मंथ्स में आपको दिखेगा कि पैसिव साइड पे और एक्टिव साइड पे दोनों कैटेगरी में हम नए फंड लॉन्च करते रहेंगे ऑलमोस्ट हर एक मंथ के अंदर। पैसिव फंड क्या हो गया, मतलब जैसे आपका इंडेक्स फंड हो गया, वो एक पैसिव फंड है। सो कंपनी कह रही है कि दोनों कैटेगरीज में हम नए फंड लॉन्च करते रहेंगे हमारे एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। देन इनका जो ट्रेजरी वाला जो इनकम है जो हमने डिस्कस भी किया है, सो कंपनी का कहना है कि ट्रेजरी वाला जो इनकम है वो लंपी ही रहेगा, उसका इनकम का सस्टेनेबिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो बिल्कुल डिपेंडेंट है मार्केट के ऊपर। उसमें जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा इक्विटी के अंदर गया है, फिक्स्ड इनकम में जीरो एलोकेशन है हमारा। तो क्योंकि वो मार्केट से लिंक है, सो उसकी जो इनकम की वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। 8100 के आसपास का इनका टोटल एयूएम है। ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है इसका टोटल बुक साइज है 8100, और इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि इनके जो जितने भी मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं वहां से जितना भी प्रॉफिट आता है उसका वर्किंग कैपिटल साइड रख के, देन जो डिस्ट्रीब्यूशन ये देते हैं शेयर होल्डर्स को उसको साइड करके, जो भी कैपिटल बचता है कंपनी उसको री इन्वेस्ट करती है इस ट्रेजरी वाले बुक के अंदर। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है कि कंपनी उस पर रिटर्न कितना जनरेट करती है। तो जब से अगर आप सिंस इंसेप्शन इस बुक का रिटर्न देखोगे तो 20.8% का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। सो ये हमको एक आइडिया देता है कि इसको अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है कंपनी, रिटर्न अच्छा बन रहा है इनका, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जैसे हमने इनके रिजल्ट में भी देखा था कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है मोतीलाल का वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके का कंसर्न दिखाता है, बिकॉज इस तरीके की रिटर्न्स पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स सस्टेनेबल नहीं है कि आप डबल करते जाओगे हर साल अपने रिटर्न को, जो कि अभी इक्विटी मार्केट की वजह से हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि इसमें ऑन एन एवरेज आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप लेके चलो तो 18 to 20% का रिटर्न हम जनरेट कर लेंगे इस वाले बुक से। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इसमें आप सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ही पार्ट पे है कि जो फ्रेश रिटर्न हमारा जो जनरेट हो रहा है हमारे मेन बिजनेसेस से, उसका फ्रेश एलोकेशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मार्केट से कितना रिटर्न आता है वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। देन हाउसिंग वाले बुक के अंदर हम देखें तो कंपनी कह रही है कि इसमें हायरिंग अभी कंटिन्यू रहेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन्होंने अपने आरएम को डबल किया है इस क्वार्टर के अंदर, और कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में भी हम हायरिंग कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। प्लस हमको हमारे डिसबर्समेंट के नंबर को इंप्रूव करना है, बिकॉज जब डिसबर्समेंट का नंबर ग्रोथ आएगा तब जाके आपको टोटल एयूएम बुक के लेवल पे ग्रोथ दिखेगा। तो उसमें हायरिंग कंटिन्यू रहेगी, और इसका मतलब क्या है कि इस वाले बिजनेस में कॉस्ट टू इनकम भी इनका ज्यादा रहेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। देन लास्टली अगर हम इनके वो सेबी का जो रेगुलेशन आया उसके इंपैक्ट की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि 3 चीजें हैं इसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सेबी का जो रेगुलेशन आया एफ&ओ को लेकर के, उसमें मार्केट में इस तरीके की डिस्कशन है कि 30 से 40% का टोटल वॉल्यूम इंपैक्ट हो सकता है मार्केट लेवल के ऊपर। लेकिन अगर आप हमारा बिजनेस देखो तो हमारे बिजनेस में ब्रोकिंग जो है वो 50 से 55% कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि मेरा पूरा रेवेन्यू ब्रोकिंग से नहीं आता है जैसे बाकी ब्रोकर्स का आता है, मेरा पूरा रेवेन्यू नहीं आता है, मेरा 50 से 55% रेवेन्यू आता है ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से। अब ब्रोकिंग में भी 60% जो रेवेन्यू है मेरा वो मेरे कैश वाले सेगमेंट से आता है, तो मेरा जो बाकी का 40% है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा।
सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का अगर इंपैक्ट पड़ता है, जैसा मार्केट में डिस्कशन चल रहा है कि 30-33% तक इंपैक्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ब्रोकिंग वाले रेवेन्यू पे 10-20% का रेवेन्यू का इंपैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेगुलेशन की वजह से। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रॉफिट लेवल पे देखो तो कंपनी कह रही है कि अगर 10 से 20% का रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट लेवल पे 5-6-7% के रेंज में इंपैक्ट रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन इसके साथ में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप हमारे अदर बिजनेसेस देखो, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, प्राइवेट वेल्थ वाला बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, सो ये 4-5 अदर बिजनेसेस हैं, होम फाइनेंस को एक्सक्लूड करके भी ये 4-5 मेन बिजनेसेस हैं जिनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इनमें काफी है। सो हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की ग्रोथ इन बिजनेसेस में है उनसे हम इजीली इसको कंपनसेट कर देंगे, जो भी ये इंपैक्ट पड़ेगा 5-6-7% के आसपास। और शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस होगा भी, वो भी आने वाले क्वार्टर्स में जो नए क्लाइंट का जो फ्लो रहेगा हमारे बिजनेस के अंदर, उससे हम उसको इजीली मैनेज कर देंगे। मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनको नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि ये प्योर ब्रोकर नहीं है। ब्रोकिंग रेवेन्यू सिर्फ 50% रह गया इनके टोटल बिजनेस के अंदर आज के टाइम पे, और क्योंकि इनके अदर जो बिजनेसेस हैं वो इतने अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हैं, सो उसका नेट इंपैक्ट जो है बॉटम लाइन पे वो बहुत कम रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो ये मैनेजमेंट का व्यू है। सो ये पूरा कॉन कॉल था मोतीलाल ओसवाल का। रिजल्ट हमने देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट करे थे, ग्रोथ काफी अच्छी है। आगे का गाइडेंस का भी आप देखोगे तो आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर किया है मैनेजमेंट ने। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें तो ऑफकोर्स एक अच्छा प्ले लगता है अभी भी नुवामा के साथ में। एक पॉइंट यहां पे समझना बहुत जरूरी है, आई मीन बहुत आप लोगों की क्वेरी भी आई है उसके ऊपर कि नुवामा मोतीलाल के स्टॉक को मार्केट हाई प्रीमियम क्यों नहीं दे रहा, मतलब इनके वैल्यूएशन अच्छे क्यों नहीं हो रहे, 50-60 का पी मल्टीपल क्यों नहीं मिल रहा है इनको, जैसे आनंद राठी के स्टॉक को मिल रहा है जब इनके बिजनेस इतना अच्छा कर रहे हैं। सो एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि मार्केट ने दोनों ही स्टॉक्स को बहुत रिवॉर्ड किया है, चाहे आप नुवामा का स्टॉक देखो या मोतीलाल का स्टॉक देखो। लास्ट 1 ईयर के अंदर नुवामा का स्टॉक डबल से भी ज्यादा हुआ है, मोतीलाल का तो आई थिंक 4-5 टाइम हो गया 1 ईयर के अंदर। स्टिल इनका पी मल्टीपल आपको अभी भी वही 17-20 के रेंज में दिखता है। उसका रीजन ये है बिकॉज ये इसी तरीके के बिजनेसेस चाहिए, इसी तरीके के स्टॉक्स हमको चाहिए कि मार्केट स्टॉक को रिवॉर्ड करता रहे, स्टॉक डबल होता रहे, लेकिन उसका वैल्यूएशन ना बढ़े। सो इनका वैल्यूएशन इसीलिए नहीं बढ़ा है बिकॉज दोनों बिजनेसेस का जब आप रिजल्ट देखोगे हर एक क्वार्टर के अंदर, सो ऑलमोस्ट दोनों बिजनेस का पैट जो है, प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है हर एक क्वार्टर के अंदर। अगर आप नोवामा का देखो तो इस फर्स्ट हाफ में इनका जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। मोतीलाल तो ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर के अंदर इनका पैट जो है वो 2 टाइम 3 टाइम ग्रो कर रहा है। तो क्योंकि मेरा जो पीई का जो ई है अर्निंग वो इतने हाई पेस पे ग्रो हो रहा है, तो मार्केट मेरे स्टॉक को रिवॉर्ड दे भी रहा है, स्टिल मेरा जो स्टॉक है वो चीप दिखता है, वो लोअर वैल्यूएशन भी दिखता है बिकॉज मेरे बिजनेस की अर्निंग ग्रोथ बहुत फास्ट है। सो ऐसा स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स जब ऐसे बिजनेसेस जब आपको मिलते हैं तो उनको छोड़ना नहीं है जब तक उनका अर्निंग मोमेंटम ना चला जाए, जब तक हमको ये ना दिखे कि बिजनेस में अब सीरियस प्रॉब्लम है, अब यहां से ग्रोथ आना मुश्किल है। बिकॉज जब तक ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, स्टॉक डबल होने के बाद भी आपको वो सस्ता दिखेगा। क्यों? बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इतनी हाई पेस पे चल रही है। सेम आप देखोगे तो ये शक्ति पंप के साथ में भी आपको दिखेगा, पैड ग्रोथ उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम आता है, लेकिन उसका स्टिल जो पी मल्टीपल है वो 30-35 के रेंज में दिख रहा है। तो इस तरीके के बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है हमेशा, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी कंपाउंडिंग हो सकती है, वो भी कम टाइम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, मार्केट बहुत रिवॉर्ड कर रहा है इनके स्टॉक्स को, लेकिन क्योंकि बिजनेस में इतनी सॉलिड अर्निंग मोमेंटम है इसीलिए स्टॉक हमको वो अभी भी लोअर वैल्यूएशन पे दिखता है। सो ये एक पॉइंट हो गया। बाकी अगर हम दोनों स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी देखें तो अभी भी बहुत है। मोतीलाल का एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो इनका ट्रेजरी वाला इनकम है, इसको एक्सक्लूड करके अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो वो थोड़ा सा बेटर पिक्चर देगा, बिकॉज अभी तो आपको दिखेगा कि 17-18 का पी मल्टीपल है, लेकिन अगर आप इनका वो ट्रेजरी इनकम वाला पार्ट हटा दोगे तो इसका पी मल्टीपल भी ऑलमोस्ट नोवामा के आसपास ही है, 28-29 का मल्टीपल बन जाता है इनका भी। सो वैल्यूएशन वाइज दोनों में इतना बड़ा गैप नहीं है, पहला पॉइंट ये समझना जरूरी है, क्योंकि मोतीलाल का वो ट्रेजरी इनकम ऐड हो जाता है, सो उसकी वजह से ये इसका स्टॉक हमको और सस्ता दिखता है। तो उसको एक्सक्लूड करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा पिक्चर दिखेगा। एंड अगर आप दोनों में अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे तो वही जो मतलब पर्सनली अगर मैं अपना व्यू शेयर करूं तो जो ज्वेलरी में हमने पीएन गाडगिल एंड सेंको के लिए डिस्कस किया था कि दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, एंड अगर मेरा पोर्टफोलियो अलाउ करता है तो ऑफकोर्स मैं प्रेफर करूंगा कि दोनों के साथ में मैं प्ले करूं। सेम वो यहां पे भी अप्लाई होता है मेरे लिए कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में स्पेस है तो डेफिनेटली मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि
नुवामा, मोतीलाल दोनों के साथ में इस ग्रोथ को मैं प्ले करूं। हाँ, अगर एलोकेशन वाइज मुझे देखना है तो मैं थोड़ा सा नुवामा पे ज्यादा बुलिश हूं पर्सनली, बिकॉज इनका वो ब्रोकिंग वाला बिजनेस नहीं है। मोतीलाल का स्टिल वो 50% थोड़ा बहुत ब्रोकिंग का प्ले है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस दोनों ही अच्छे हैं, गाइडेंस दोनों का अच्छा है। अब इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना ही है हमको। नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस आती है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।